हेलो दोस्तों। एक नए और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो बिना किसी देरी के वेलकम टू माय चैनल स्किल अप आईटीआई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज पढ़ेंगे हम क्या। आज के इस एक्सप्लेनर में क्रिप्टो और वेब 3 जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे की असली तकनीक को डिकोड किया जा रहा है। ये सब असल में कैसे काम करता है, इसे बिल्कुल स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या है, इसका दिलचस्प इतिहास और कुछ प्रमुख तकनीकी शब्द। फिर हम देखेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है, इसके प्रकार, असली दुनिया में उपयोग और आखिर में इसके फायदे और सीमाएं। सेक्शन 1, ब्लॉकचेन आखिर है क्या? चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। पारंपरिक रूप से जब कोई डिजिटल दस्तावेज भेजा जाता है तो असल में उसकी एक कॉपी भेजी जाती है। एक बार में सिर्फ एक ही इंसान का उस पर कंट्रोल होता है। लेकिन अब जरा गूगल डॉक्स के बारे में सोचते हैं। जब वहां कोई डॉक्यूमेंट बनाकर शेयर किया जाता है तो वो कॉपी या ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे हर कोई उसे एक ही समय पर देख सकता है। ब्लॉकचेन भी कुछ कुछ इसी तरह का नेटवर्क है, बस ये बहुत ज्यादा सुरक्षित और थोड़ा जटिल है। इसी साझा किए गए दस्तावेज वाले कॉन्सेप्ट को तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में DLT कहते हैं। ये पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ दो शब्दों पर खास ध्यान देना है, अपरिवर्तनीय और पारदर्शी। अपरिवर्तनीय का मतलब है कि एक बार जो डेटा ब्लॉकचेन में दर्ज हो गया उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। और पारदर्शी होने का मतलब है कि नेटवर्क का हर हिस्सा उस जानकारी को देख सकता है। सेक्शन 2, इस तकनीक का दिलचस्प इतिहास। ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस तकनीक की नींव वर्ल्ड वाइड वेब के शुरुआती दिनों जितनी ही पुरानी है। 1991 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोनेता ने डिजिटल दस्तावेजों में होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक चेन ऑफ रिकॉर्ड्स का आइडिया दिया था। फिर 1992 में इसमें मर्कल ट्री जुड़ गया, जिससे ये और भी कुशल हो गया। लेकिन असली धमाका हुआ 2008 में, जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक अज्ञात व्यक्ति या समूह ने बिटकॉइन का मशहूर व्हाइट पेपर पब्लिश किया। 2015 में इथीरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर इसे सिर्फ करेंसी से आगे बढ़ा दिया, और 2016 आते आते फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में ब्लॉकचेन 2.0 और 3.0 का नया दौर शुरू हो गया। सेक्शन 3, कुछ प्रमुख तकनीकी शब्द। अब इसके टेक्निकल हिस्से को डिकोड करते हैं। एक ब्लॉक के अंदर असल में होता क्या है? इसके 3 बहुत ही अहम हिस्से होते हैं। पहला है डेटा, जैसे कि किसी लेन देन की जानकारी। दूसरा है हैश, जो एक बिल्कुल यूनिक कोड होता है। और तीसरा है पिछले ब्लॉक का हैश। ये तीनों चीजें मिलकर ही इस पूरे सिस्टम को इतना सुरक्षित और एक दूसरे से जुड़ा हुआ बनाती हैं। इसमें जो हैश है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इसे डेटा के एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझा जा सकता है। अगर डेटा में बस एक छोटी सी बिंदी का भी बदलाव होता है तो पूरा का पूरा हैश बदल जाता है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बदलाव को पकड़ने की ये जबरदस्त क्षमता ही है जो किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत डेटा को हैक होने से बचाती है। सच कहें तो यही इस पूरी प्रणाली की सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है। अगला शब्द है नोड। नेटवर्क का हर वो कंप्यूटर या डिवाइस जो ब्लॉकचेन की जानकारी को स्टोर करता है और उसे वेरीफाई करता है, नोड कहलाता है। इसे एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहां हर मेंबर के पास पूरी बातचीत का रिकॉर्ड होता है। यहाँ मजेदार बात यह है कि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, बस ये अलग अलग नोड्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसके बाद आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड डिजिटल एग्रीमेंट है जो शर्तें पूरी होने पर खुद ब खुद लागू हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई फ्लाइट लेट हो गई। ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ट्रिगर होगा और बिना किसी कस्टमर केयर को कॉल किए रिफंड भेज देगा। इसने बीच के बिचौलियों की जरूरत को ही खत्म कर दिया है, जिससे अनगिनत नई संभावनाएं खुल गई हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी बॉस या सेंट्रल अथॉरिटी के सारे नोड्स सच पर सहमत कैसे होते हैं? ये काम करता है कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी सहमति तंत्र। यही तय करता है कि कौन सा ब्लॉक वैलिड है और कौन सा नहीं। इसके 2 सबसे मशहूर तरीके हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। माइनिंग, जिसमें जटिल गणित के सवालों को सुलझाया जाता है, वो इसी सहमति को पाने का एक तरीका है। सेक्शन 4, तो ये सब काम कैसे करता है?
आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही कोई डिजिटल लेन देन शुरू होता है, नेटवर्क में फैले नोड्स तुरंत उसे चेक करने लग जाते हैं। जब सब कुछ सही निकलता है तो उस लेन देन को बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ एक नए ब्लॉक में पैक कर दिया जाता है। फिर सबसे अहम हिस्सा आता है। इस ब्लॉक को एक सुरक्षित हैश कोड दिया जाता है जो इसे हमेशा के लिए पिछले ब्लॉक के साथ लॉक कर देता है। और आखिर में ये नया ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और नेटवर्क के हर नोड के पास यह नई जानकारी अपडेट हो जाती है। सेक्शन 5 ब्लॉकचेन के प्रकार और असली दुनिया में इसके उपयोग। यह तकनीक मुख्य रूप से 4 तरह के ढांचों में काम करती है। पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, जैसे बिटकॉइन, जो सबके लिए खुला है। दूसरा है प्राइवेट ब्लॉकचेन, जहां एंट्री लिमिटेड होती है और किसी एक संस्था का कंट्रोल होता है। तीसरा है कंसोर्टियम, जिसे कई कंपनियां मिलकर एक साथ चलाती हैं। और चौथा है हाइब्रिड, जो पब्लिक और प्राइवेट का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब जैसी जरूरत वैसा सिस्टम। जब भी इस तकनीक का जिक्र होता है, बिटकॉइन का नाम सबसे पहले गूंजता है। 2009 में सतोशी नकामोटो द्वारा पेश की गई यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल करेंसी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल के बिना काम करती है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो बिटकॉइन असल में इस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का पहला सबसे बड़ा और सफल प्रयोग था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये तकनीक सिर्फ डिजिटल करेंसी तक सीमित नहीं है। असली दुनिया में इसके इस्तेमाल सच में हैरान करने वाले हैं। बैंक में होने वाले फास्ट ट्रांजैक्शन से लेकर सप्लाई चेन में सामान की पल पल की ट्रैकिंग तक, अस्पतालों में मरीजों का कीमती डेटा सुरक्षित रखने से लेकर एक फुल प्रूफ वोटिंग सिस्टम बनाने तक, रियल एस्टेट, कॉपीराइट और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने में ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रही है। सेक्शन 6 इसके फायदे और कुछ मुख्य सीमाएं। किसी भी तकनीक की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ बेहतरीन फायदे हैं। क्रिप्टोग्राफी की वजह से इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। पूरी पारदर्शिता मिलती है, बिचौलिए ना होने से पैसे बचते हैं और यह दुनिया के किसी भी कोने से इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। ज्यादा लेन देन होने पर नेटवर्क धीमा पड़ सकता है, जिसे हम स्केलेबिलिटी की समस्या कहते हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में बिजली की खपत एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तकनीक भी काफी जटिल है और कई देशों में स्पष्ट नियमों की कमी इसकी राह में एक बड़ा रोड़ा है। और इसी के साथ एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। दुनिया वेब3 के इस जबरदस्त इनोवेशन को ऊर्जा की भारी खपत और सरकारी नियमों की चुनौतियों के साथ कैसे बैलेंस करेगी? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि डिजिटल दुनिया के भविष्य की नींव रखने वाली ये तकनीक आगे क्या मोड़ लेती है। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।